हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लेके आए आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल जो आपका चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार नीट में आ जाते हैं एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बेस बनाएगा बच्चों फॉर +2। लाइक चैप्टर ले लो आप, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या एनिमल एंड प्लांट किंगडम ले लो +1 का, वो भी आपका बेस इस चैप्टर से बन सकता है। तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में, जैसे आज हम करेंगे इंटरफेस और नेक्स्ट चैप्टर में हमने नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अबाउट माइटोसिस एंड देन लास्ट में हम मियोसिस करेंगे। तो बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और हाँ, आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी नोट्स इस चैप्टर के जितना हमने आज ये टॉपिक करना है मैंने नोट्स डाल दिए हैं। एंड जो बचे हुए नोट्स हैं लाइक डीपीपी हो गया आपका, या फिर आपका असाइनमेंट हो गया जिसमें मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर की है। जितना भी टेक्स्ट आज हमने कवर किया है उसके लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आपका नीट के लिए चैप्टर आज ही प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से आप रट लो। इस चैप्टर को रटना भी नहीं है, इसको हमने बेसिकली समझ के करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज हम इसमें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एंड उसके बाद डिटेल स्टडी ऑफ ऑल द फेजेस एज वेल एज प्लॉइडी एंड अमाउंट, कि डीएनए का अमाउंट किस किस फेज में कितना वेरी करता है, ये सब कुछ आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू की बात करूं तो सेल चैप्टर में आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना था, दैट वाज रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज और डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनका क्या मतलब बच्चे, कि जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं तो वो सेल ऐसे हवा में पैदा नहीं होता है। उस सेल को हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक सेल है और इस सेल ने डिवाइड किया और बनाए फर्दर 2 डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो सेल डिराइव करते हैं वही रुडोल्फ वर्चो ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ही मोड होता है रिप्रोडक्शन का। सेल डिवीजन ही मोड होता है रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी फिजन करते हैं। एक सेल होता है जो फर्दर हाफ में डिवाइड होके 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाता है। सिमिलरली वो जो 2 न्यू डॉटर सेल्स होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड करते हैं और आगे अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल डिवाइड करके आगे रिप्रोडक्शन करता है वाया सेल डिवीजन। लेकिन अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, अपनी ही बात कर लूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो सेल डिवीजन से क्या होगा बच्चों? सेल डिवीजन से 2 मेन चीजें हमारी बॉडी में होती है। वन इज ग्रोथ एंड अदर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। ना फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही एग्जाम्पल ले लें। हमारी जो लाइफ शुरू हुई थी वो एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू हुई थी। कैसे? एक मेल था, एक फीमेल थी और उन्होंने आपस में क्या बनाए? गैमीट्स बनाए। गैमीट्स, मेल कौन से गैमीट्स बनाते हैं? मेल बनाते हैं स्पर्म एंड फीमेल बनाते हैं ओवा, और ये दोनों आगे जाके फ्यूज करके एक सिंगल सेल जाइगोट बनाते हैं ना। ये जो सिंगल सेल जाइगोट होता है ये फर्दर डिवाइड करता है, फर्दर डिवाइड करेगा, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा और बनाएगा मिलियंस ऑफ सेल्स। तो वो जो डिवाइड कर रहा है वो सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन हो रही है। मिलियन ऑफ सेल से हमारी क्या बनती है? एक फुल फ्लेज बॉडी बनती है विद इन द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन होती है दैट इज गोइंग टू प्रमोट ग्रोथ एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई सेल डिवाइड करता है या कभी भी किसी की बॉडी में जब कोई सेल डिवाइड करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबसे पहले वो सेल ऐसे ही डिवाइड नहीं करेगा बच्चों। उस सेल की सबसे पहले ग्रोथ होगी, ठीक है। इट विल ग्रो इन साइज, ग्रोथ होगी एंड देन उसके बाद उसका डीएनए जो होगा वो डबल होगा। क्या होगा? डीएनए डबल होगा। और उसके साथ साथ ना सिर्फ एक डीएनए डबल होगा, सबसे पहले ग्रोथ हुई हमारी, देन हमारे पास डीएनए डबल होगा। तो ना सिर्फ डीएनए डबल होगा बल्कि जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी डबल होती हैं। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट डबल एंड उसके बाद जाके ये जो सेल होगा वो आगे डिवाइड करेगा। डिवाइड करके वो बनाएगा 2 न्यू डॉटर
सेल्स, डॉटर सेल्स इक्वल बनते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा छोटा बना लिया, डॉटर सेल्स इक्वल बनते हैं। अगेन ये जो डॉटर सेल्स होंगे ये इस वाले साइकिल में दोबारा एंटर कर जाएंगे। सो अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं बच्चों, तो सेल साइकिल क्या होता है? इट इज, हम लिख लेते हैं, इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हमारा जो सेल है वो ग्रो करेगा, ग्रोथ, डीएनए duplication and duplication of cell constituents and eventually divide to form two daughter cells. ठीक है बच्चों, इस चीज को समझो कि सबसे पहले ये एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है, सीक्वेंस के थ्रू आगे जाता है। सबसे पहले सेल था छोटा, अब सेल ने जब दो में डिवाइड करना है और इक्वल साइज में डिवाइड कर, तो उसे ग्रो करना पड़ेगा, डबल द साइज होना पड़ेगा, ग्रो करेगा, देन उसका डीएनए डबल होगा। डीएनए डबल का फायदा क्या है कि दो डिफरेंट डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल डीएनए भेज रहे, तो अगर डीएनए डबल नहीं करेंगे तो दोनों डॉटर सेल्स में हाफ हाफ डीएनए जाएगा। एंड देन सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी डबल होते हैं, जैसे ऑर्गेनेलीज हो गई हैं वो भी डबल होती हैं, ताकि इंडिविजुअल न्यू डॉटर सेल्स में हर तरह की ऑर्गेनेली जा सके, एंड अल्टीमेटली दे डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक सिंपल सेल है जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ करनी है अपनी, ग्रोथ करने के बाद वो डीएनए डबल करते हैं, एंड देन दे इवेंचुअली डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, इतना समझ आया बच्चे? एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि टू न्यू डॉटर सेल्स आगे जाके बनाएगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो आप, growth and reproduction are the characteristics of cells. cells के दो हर एक सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, हर सेल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट डॉटर सेल्स। ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। आप इसे पेरेंटल सेल भी कह सकते हो, आप इसे मदर सेल भी कह सकते हो। एंड व्हेन दे डिवाइड इक्वली, इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जाते हैं। जो दो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं वो फर्दर ग्रो करेंगे एंड देन फर्दर डिवाइड करके बनाएंगे अगेन सेम पॉपुलेशन ऑफ डॉटर सेल्स। तो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है ऑफ ग्रोथ, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट्स का डबल होना, एंड अगेन इवेंचुअली डिवाइड करके बनाना दो न्यू डॉटर सेल्स, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। एक साइक्लिक इवेंट है ये। ऑलराइट, तो बच्चे सेल साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब सेल साइकिल है, एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, आओ हम देखते हैं। सबसे पहले फीचर आता है कि सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट। ना कोऑर्डिनेटेड इवेंट का क्या मतलब होता है? एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। ग्रोथ होनी है, सीक्वेंस है, ग्रोथ के बाद डीएनए डुप्लीकेशन होनी है, डीएनए डुप्लीकेशन के बाद सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डुप्लीकेशन होनी है, एंड सो ऑन जाके वो सेल डिवाइड करेगा। तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है, कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है सेल साइकिल। ठीक है, नंबर 2 होता है अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ना बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हो, कार आपके कंट्रोल में, आप ब्रेक सप्लाई करते हो तो कार रुक जाती है, आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो कार चल पड़ती है, तो वो आपके कंट्रोल में है, वो कार आपके कंट्रोल में चल रही है। सिमिलरली जो सेल साइकिल है वो हमारे जीन्स के कंट्रोल में चलता है। अगर ये जीन्स का कंट्रोल लूज हो जाए, अगर ये जीन्स का कंट्रोल लूज हो जाए तो क्या हो जाता है? कैंसर। कैंसर का आपको पता होगा कि कैंसर क्यों होता है? क्योंकि सेल जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, जब उनको जरूरत नहीं भी होती तभी वो डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल लूज हो जाता है। तो अगर ये जेनेटिक कंट्रोल लूज हो गया तो कैंसर बन जाता है। तो दो चीजें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। कोऑर्डिनेटेड इवेंट का मतलब होता है कि एक कोऑर्डिनेशन से चलता है, एक सीक्वेंस से चलता है। ठीक है, और दूसरा इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ना इस चीज को समझो कि वंस एक बार सेल एक फेज से दूसरे फेज में एंटर हो गया, वो फेज कौन सा होता है जहां सेल को पता चलता है कि अब आगे जाके मैंने डिवाइड करना है कि नहीं करना, वो फेज हम आगे डिस्कस करेंगे। एक फेज से अगर दूसरे फेज में सेल एंटर हो गया, इट हैज टू डिवाइड। अगर सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डबल हो गए हैं, then the cell has to divide. This is a coordination. So coordinated event होता है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। और सेल साइकिल
ये जो फीचर्स है वो डिपेंड करते हैं कि कौन से तरह का सेल है, वेदर इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल है, प्लांट का सेल है, ईस्ट का सेल है, या फिर इट इज अ सेल ऑफ एन एनिमल। ठीक है, तो डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल। ऑलराइट, तो सेल साइकिल क्या होता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही की इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। मैंने आपको बताया था सीक्वेंशियल इवेंट है जिसमें ग्रोथ होती है एंड डीएनए डुप्लीकेशन होती है। एंड ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए डुप्लीकेशन एंड सेल ग्रोथ, hence they have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। बच्चे इस चीज को समझो कि ग्रोथ होनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि कि जो हमारे न्यू डॉटर सेल्स हैं उनका साइज रिड्यूस ना हो। डीएनए डुप्लीकेशन होना क्यों जरूरी है? ताकि इंटैक्ट जीनोम उनके अंदर जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर हाफ जीनोम ही जाएगा, नो, देन हाउ विल द बॉडी फंक्शन? तो इंटैक्ट जीनोम लाने के लिए, अच्छी कॉलोनीज बनाने के लिए हमें ये ग्रोथ एंड डीएनए डुप्लीकेशन का साइकिल चलाना होता है। All these sequences of events of DNA duplication, synthesis of all the constituents and formation, ultimately formation of new daughter cells is known as cell cycle। और बच्चे ये जो ग्रोथ होती है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोथ होती है दैट इज एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, न्यूक्लियस ग्रो नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन के वक्त न्यूक्लियस का साइज सेम रहेगा, लेकिन अंदर के जो डीएनए है वो डुप्लीकेट कर जाएगा। सिमिलरली जो सेल का साइज है वो ग्रोथ के वक्त थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे सम बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। नाउ बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल में बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो सेल साइकिल होता है इसको हमने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। इसके अपने कोई फेजेस नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कोई फेजेस नहीं दिखते कि ये फेज है, ये फेज चल रहा है, नो। आपने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड किया है इनटू फेजेस। ठीक है, सो कुछ फेजेस हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सेल साइकिल को बेसिकली हम दो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। वन इज द एस फेज एंड अदर इज द एम फेज। एम फेज स्टैंड्स फॉर द माइटोटिक फेज, और इस माइटोटिक फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। यस बच्चों, सेल डिवीजन अकर्स इनसाइड द माइटोटिक फेज। लेकिन जो एस फेज होता है इसे हम सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस फेज, इसके अंदर किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। यस, यू हर्ड इट राइट। इसके अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होती है। हम क्या पढ़ते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डीएनए डुप्लीकेशन। तो अभी तक आपको पता चल गया कि डीएनए डुप्लीकेशन का होती है। डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स इन द एस फेज एंड रियल सेल डिवीजन अकर्स इन द एम फेज। तो बच्चे ग्रोथ कहाँ होगी? अब आप इस चीज को समझो कि अगर किसी सेल ने डिवाइड करना है और उसको डीएनए डुप्लीकेट भी करना है, तो बीच में उसको ग्रोथ भी तो करानी है, तो ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए होता है। देयर विल बी अ गैप। तो एम फेज और एस फेज के बीच में देयर इज सम गैप, उसे हम कहते हैं G1 फेज। क्या कहते हैं हम? G1 फेज। G1 फेज को हम बोलते हैं गैप फेज 1। गैप फेज 1। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक सेल है जो कि आप लगा लो 24 आवर्स में डिवाइड करता है, तो उसके अंदर एक टाइम पे माइटोटिक फेज चल रहा होगा, लेकिन अब उसे डीएनए डुप्लीकेशन करनी है। माइटोसिस के बाद दो न्यू डॉटर सेल्स बने, उन दो न्यू डॉटर सेल्स को आगे सेल डिवीजन करनी है। तो सेल डिवीजन करने के लिए उनको फिर डीएनए डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी ना। जब डीएनए डुप्लीकेट उन्होंने करना है तो बीच में उनको ग्रोथ करानी है फिर से। तो उस ग्रोथ को जो टाइम चाहिए होता है दैट विल बी द G1 फेज। तो G1 फेज हम क्या कहते हैं? G1 फेज इज द गैप फेज। G1 फेज इज द गैप फेज बिटवीन द M फेज एंड द S फेज। देखो बच्चों, ये जो हमारा सेल साइकिल होता है इट हैज अ डायरेक्शन। ये सेल साइकिल हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है। सबसे पहले माइटोटिक फेज आता है, फिर G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर फर्दर अपना अदर फेज आता है। ठीक है, सो अगर मैं कहूं कि G1 फेज क्या है, सो इट इज द गैप
between M phase and S phase. ठीक है, सो गैप फेज के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बच्चे, सेल की ग्रोथ हो रही है। वो ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि कि आगे जाके जो दो न्यू डॉटर सेल्स बने वो इक्वल साइज के बनते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ एस फेज के बाद अगेन एक टाइम आता है जब सेल को ग्रो करना होता है, थोड़ा सा और प्रिपरेशन करनी होती है। इस फेज को हम कहते हैं G2 फेज, G2 फेज। ठीक है, और G2 फेज जो होता है वो किसके बीच में होता है, G2 फेज इज बिटवीन S फेज एंड M फेज। आप इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिखोगे इट इज अ गैप फेज बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, नो, बिकॉज ये साइकिल इस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों। ये साइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। इस डायरेक्शन में चलने की वजह से ये फेज किसके बीच में आ जाता है, गैप, ये गैप आ जाता है बिटवीन एस फेज एंड द एम फेज। ऑलराइट, अब इस चीज को आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल अगर एक सेल ने डिवाइड करके अभी हटा है, लाइक से 8 am वो डिवाइड करके हटा है, और उसने नेक्स्ट जो सिंथेसिस अपनी डीएनए डुप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, दैट विल बी अराउंड 3 और 4 pm फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बीच में जो 8 am से लेके 3 pm तक के बीच में का जो गैप है उसे हम G1 फेज कहेंगे। ठीक है, ना उसने डीएनए सिंथेसिस की, डुप्लीकेशन की, और डुप्लीकेशन से अबाउट खत्म हुई अराउंड 7 pm। तो 7 पीएम से लेके अगले मॉर्निंग के 8 एम के बीच में जो गैप आएगा दैट विल बी द G2 फेज। ठीक है बच्चों, समझ आई चीज कि एम फेज क्या होता है, G1 फेज क्या आता है, एस फेज क्या होता है और G2 फेज क्या आता है। बोथ G1 फेज एंड G2 फेज में क्या होती है बच्चे, ग्रोथ होती है। आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, दूसरा पेन ले लेती हूँ। इट इज ग्रोथ, ग्रोथ फेज होती है बच्चे G1 एंड G2 फेज के अंदर। ठीक है, नाउ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो G1 फेज होता है इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज इन अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, टाइम गैप सबसे ज्यादा G1 फेज देता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन से फेज में होता है, एम फेज के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवाइड करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा काम एम फेज में होता है और सबसे लीस्ट काम ये G1 S और G2 फेज में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम G1 S और G2 फेज मिलके लेते हैं। और अगर मैं इन तीनों फेजेस के बीच में भी बताऊं तो G1 फेज सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज होता है, सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फेज होता है। ये हम आगे जाके इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे सेल साइकिल के। सेल साइकिल कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है और अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन से फेजेस हैं जो सिर्फ जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं और कौन सा ऐसा फेज है जो जेनेटिक और एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स के कंट्रोल भी होते हैं। अब इस पूरे के पूरे सर्कल को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम इसके अंदर न्यूक्लियस की बात करें। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर ऐसा सेल साइकिल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंपल बाइनरी फिशन के थ्रू जो न्यूक्लियोइड होता है वो डिवाइड कर जाता है इनटू 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर ये सारे का सारा सेल साइकिल विद द हेल्प ऑफ फेजेस चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, वो भी एक ह्यूमन सेल की बात करें। अच्छा, ये जो ह्यूमन सेल होता है ना बच्चे, ये डिपेंड करता है उसका टाइम, जरूरी नहीं कि वो 24 आवर्स ही ले, लेकिन जिस ह्यूमन सेल की हम बात करने लगे हैं वो एक कल्चर मीडियम वाला ह्यूमन सेल है। कल्चर मीडियम का मतलब इसे हमने आर्टिफिशियल मीडियम में बाहर रखा और देन हमने उसको ऑब्जर्व किया। तो ये जो कल्चर मीडियम में पड़ा हुआ ह्यूमन सेल है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है, यानी कि उसे एक बार डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स चाहिए। ठीक है, ना इन 24 आवर्स में अगर मैं एक सेल साइकिल ड्रॉ करूं ओवर हियर, तो ये मैंने एक सेल साइकिल ड्रॉ किया और मैंने इसके अंदर फेजेस बनाए। दिस इज द एम फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, ना ये जो एम फेज होता है इट लास्ट ओनली फॉर 1 आवर बच्चे, ओनली 1 आवर इस एम फेज को लगता है। एंड रेस्ट, ये जो आपका सारा फेज है जिसमें G1 S G2 तीनों फेजेस आते हैं, इट इज नोन एज द इंटरफेस। दिस इज नोन एज द इंटरफेस। इंटरफेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप इसको डिफाइन करोगे
एक और ले लेते हैं स्क्रीन। सो इंटरफेस को आप क्या डिवाइड करोगे बच्चे? इंटरफेस, इट इज द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। हमने भी बताया कि सेल डिवीजन क्या होती है, माइटोसिस में होती है, माइटोटिक फेज में होती है। तो एक सेल जब डिवाइड करता है तो उसका इंटरफेस कौन सा होगा? एक माइटोटिक डिवीजन से जो नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बीच का जो टाइम होता है, इट इज नोन एज इंटरफेस। अब बच्चे जो इंटरफेस होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज और द प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज, ठीक है। अब इसको चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग करते हो, तो कुकिंग बनाने के लिए, असली मेन काम बनाने के लिए पहले आप कुछ प्रिपरेशन करते हो, मार्केट से सामान लेके आते हो, देन वेजिटेबल्स या कुछ भी सामान जो है चॉप करते हो, देन उसको ग्राइंड करते हो, एंड देन जाके उसे आप कुक करते हो। तो वो क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। तो सिमिलरली सेल साइकिल के अंदर जब माइटोसिस होनी है, जब सेल डिवीजन होनी है, तो उसके अंदर भी कुछ प्रिपरेशन लगती है। तो उस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं, यानी कि प्रेपरेटरी फेज कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, तो प्रेपरेटरी फेज में कौन कौन से फेजेस आएंगे बच्चे? ये हमारा हो गया एम फेज, ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 फेज हो गया, ठीक है। तो प्रेपरेटरी फेज यानी कि हमारे इंटरफेस में कौन कौन से फेजेस आएंगे? G1 प्लस S फेज प्लस G2 फेज। और ये टोटल मिला के 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल का टाइम कंज्यूम करते हैं, एंड रेस्ट 5% का जो टाइम है वो एम फेज कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल नीट की तैयारी आप कर रहे हो, कुछ लोग 10th के बाद से सोच रहे हैं, कुछ लोग 11th से सोच रहे हैं, कुछ लोग अब आगे जागे हैं 12th में आके सोच रहे हैं, तो कुछ लोग ड्रॉपर ईयर का लेके काम करके फिर वो नीट का एग्जाम लेते हैं। तो प्रेपरेशन आप कितने टाइम से कर रहे हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन जो असली में जो पेपर है, जहाँ पे मेन काम होना है, वो सिर्फ 3 घंटे का है, जो कि अभी 4 मई को आ रहा है, ठीक है। तो प्रिपरेशन में मैक्सिमम टाइम लगता है, लेकिन जो असली काम होता है, जहां पे सबसे ज्यादा काम होगा, वो सिर्फ 1 घंटे का ही काम है बच्चे। एम फेस लास्ट ओनली फॉर 1 आवर, एंड रेस्ट अगर मैं 24 आवर्स के साइकिल को देखूं बच्चों, तो 23 आवर्स ओनली एंड ओनली इंटरफेस हमारा लेता है। रेस्ट 5% जो है हमारा एम फेस लेता है, ठीक है। सो इसको भी हम देख लेते हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का हमने एग्जांपल लिया है एक कल्चर के अंदर। ये जो सेल होते हैं, दे डिवाइड वंस अप्रोक्सीमेटली इन एवरी 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये लेते हैं टाइम। और अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं बच्चों, ईस्ट सेल की, तो ईस्ट सेल ओनली 90 मिनट्स ही लेता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट सेल का मैं डिवीजन करूं, तो 85 मिनट्स वो लेगा फॉर ऑल द इंटरफेस प्रोसेस, एंड 5 मिनट्स, रेस्ट के जो 5 मिनट्स बचेंगे वो माइटोसिस करेगा, जो हम 1 आवर में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइम होता है वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरह का टाइप ऑफ सेल क्या है, एंड उसका कंडीशन क्या है। कंडीशन में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या उसे फूड इनफ मिला है कि नहीं मिला है, उसको और अदर रिसोर्सेस मिली है कि नहीं मिली है। तो टाइप ऑफ सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, या फिर प्लांट का है, एनिमल का है, फंगस का है, एक्सेट्रा, या फिर उसका कंडीशन किस क्या है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो उस पर डिपेंड करता है हमारा टाइम ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। सो दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो सेल टाइप टू सेल टाइप। ईस्ट का एग्जांपल ले लो तो ओनली 90 मिनट्स में बच्चे वो डिवाइड कर लेता है। अब जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, वन इज इंटरफेज, अदर इज एम फेज। इंटरफेज अभी तक हमने पढ़ा बच्चों, 95% ऑफ द फेजेस नोन एज द इंटरफेज, जिसके अंदर 3 फर्दर फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2। डिटेल हम आगे जाके करेंगे इसका। and other phase is the M phase, which only takes 5% of the total time of the cell cycle. Human cell की बात करें, only 1 hour it will take, and interface will take other 23 hours to complete. M phase जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है when the actual cell division occurs or the mitosis occur. Mitosis का मतलब cell division ही होता है. And interphase is the resting phase. It is the phase between two successive M phases.
टू सक्सेसिव सेल डिवीजन जो होती है, उनके बीच का जो प्रिपरेशन टाइम होता है उसे हम एम फेज कहते हैं। तो याद रखना कि इस इंटरफेस में क्या क्या होता था, ग्रोथ होती थी, डीएनए डुप्लीकेशन होता था एंड प्रिपरेशन होती थी फर्दर फॉर डिवीजन ऑफ द सेल। तो अगर एवरेज हम 24 आवर का साइकिल लें तो ह्यूमन सेल के अंदर 95% ड्यूरेशन इज टेकन बाय इंटरफेस। चलिए, तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे अबाउट लिटिल डिटेल ऑफ द सेल साइकिल। सबसे पहले हम इस चीज में कवर करेंगे हाउ मच टाइम डज अ सेल साइकिल ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल टेक। देन हम फेजेस की डिटेल पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे कि अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे वेरी करता है ऑल थ्रू द फेजेस ऑफ द डीएनए, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट प्लॉइडी। ऑल राइट, आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम कौन कौन सा रहता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेज होता है बच्चों, वो कितना लेता है। टिपिकल 24 आवर साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, जो हम ह्यूमन कल्चर की, ह्यूमन सेल कल्चर की बात करते हैं, उसके अंदर इंटरफेज टेक्स अराउंड 23 आवर्स, दैट इज 95% ऑफ द सेल साइकिल। एंड माइटोटिक फेज जो होता था वो हमारा 1 आवर लेता था, दैट इज अराउंड 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। अब इंटरफेस में बच्चे दे आर 3 फेजेस, G1, S एंड G2। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा कितना लेता है। तो गैप फेज 1, अब आप देख सकते हो डिपिक्शन देखो, G1 फेज को सबसे बड़ा फेज बनाया गया है एज कंपेयर टू इन कंपैरिजन टू टाइम। देन S फेज आता है, देन G2 फेज आता है। तो हम देख सकते हैं कि G1 फेज में अराउंड, अगर मैं 24 आवर साइकिल की बात करूं तो अराउंड 8 to 12 आवर्स लेता है ये टू कंप्लीट। अब अगेन मैंने आपको बताया था इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज अकॉर्डिंग टू टाइम, मोस्ट वेरिएबल फेज। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ सेल, उसको फूड प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपको फूड मिलता है तो आप फटाफट आगे के सारे काम कर लेते हो, पर अगर आपको फूड नहीं मिल रहा है तो आप स्लो स्लो काम करोगे। हैपेंस विद अस एवरी टाइम। ठीक है, सो जो हमारा G1 फेज होता है उसके अंदर क्या कंडीशंस अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि वो 8 to 12 आवर्स लेगा। देन हमारा जो सिंथेसिस S फेज होता है इट टेक्स अराउंड 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स में हमारी डीएनए डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एंड जो हमारा गैप फेज 2 है, G2 फेज है, इट टेक्स अराउंड 3 to 4 आवर्स। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा जो माइटोटिक फेज है इट ओनली टेक 1 आवर। सो अगर मैं एज कंपेयर टू टाइम की बात करूं तो टाइम के मामले में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फेज होता है G1, देन कम्स S फेज, देन कम G2 फेज, एंड लास्ट में कम्स द माइटोटिक फेज। ऑलराइट, अब आपको अगर क्वेश्चन आए कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेस, तो आप आंसर दोगे G1 फेज। और अगर आपको क्वेश्चन आए विच इज द स्मॉलेस्ट टाइम फेज ऑफ इंटरफेस, बच्चे इंटरफेस पे ध्यान रखना है, ऑफ इंटरफेस, तो आप किसको मार्क करोगे, माइटोटिक फेज को मार्क करोगे कि G2 फेज को मार्क करोगे। इट विल बी G2 फेज, बिकॉज इंटरफेस का बात साथ साथ बोली गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई। और ये टोटल जो इंटरफेस होता है वो 95% ऑफ द सेल साइकिल कवर करता है, जो हमने बता दिया है, एंड 23 आवर्स लेता है टू कंप्लीट। ऑल राइट बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिटेल्स ऑफ द फेजेस। तो सबसे पहला फेज आता है हमारा G1 फेज। तो चलो हम एक सेल साइकिल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो G1 फेज होता है हमारा वो ग्रोथ फेज होता है। ठीक है, तो अभी हम सेल साइकिल इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द G1 फेज, दिस इज द माइटोटिक फेज, दिस इज द S फेज, एंड दिस इज द G2 फेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ग्रोथ फेज है बच्चों, इसके अंदर हमारी ग्रोथ होती है। अब हमसे मैं पूछूंगी कि ग्रोथ कहाँ पे होती है, कैसे होती है ग्रोथ, आप ग्रोथ कैसे करोगे, तो जब आपको फूड मिलेगा आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फूड किस किस तरीके का फूड हमें देना होता है, हमें फूड देना होता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो यस, जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ का मतलब होता है कि इसके एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स बन रहे हैं, एंड एंजाइम्स क्या होते हैं, वो भी प्रोटीन्स होते हैं। एंड प्रोटीन्स बनते कहाँ से हैं, विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हमारे यहाँ पे एक बात है, ये देखो, हमारे यहाँ पे कहा जाता है हमारे बायोलॉजी में
कि एक सेंट्रल डोगमा होता है। बच्चों इस चीज को समझो, सेंट्रल डोगमा होता है जो +2 में करोगे। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जब प्रोटीन बनता है तो वो डीएनए से बनता है। अब आप कहोगे डीएनए क्या होता है? डीएनए बच्चे एक थ्रेड होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो फर्दर जाके प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता है, डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनता है और आरएनए से आगे प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ है। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस जी1 फेज की मैं बात कर रही हूँ। जी1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कब होगी? जब हमारी बॉडी में जीवन फेज में ट्रांसलेशन होगी। तो बच्चे जब कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो किसी सेल में, ट्रांसलेशन हो, एंजाइम्स बन रहे हो, एंजाइम्स की यूटिलाइजेशन होती है, तो इस तरह के फेज को हम मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहेंगे। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेज होता है उसमें सबसे कम काम हो रहा होता है एज कम्पेयर टू माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोटिक फेज में बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवीजन, सेल डिवीजन हो रही होती है। लेकिन जी1 एस एंड जी2 फेज क्या होते हैं? प्रिपरेटरी या रेस्टिंग फेज होते हैं। वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली वो भी एक्टिव ही होते हैं। दो वो एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहे होते सेल को, लेकिन वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो जब भी किसी फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो, ट्रांसलेशन, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ट्रांसलेशन होती है, तो होती है भाई, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन होती है भाई, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस बिना आरएनए के फॉर्मेशन के नहीं हो सकती। एंजाइम्स यूज होते हैं, तो क्या हम उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव कह सकते हैं? यस, हम इसे मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कह सकते हैं। तो जीवन फेज में ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। साइटोप्लाज्म ग्रो करता है एंड सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, क्योंकि इट यूजेस एंजाइम्स, इट यूजेस प्रोटीन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंड ये एक लौता ऐसा फेज होता है जो डिपेंड करता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होते हैं जीन्स। कौन से होते हैं? जीन्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो हम फूड प्रोवाइड करते हैं, जो हम एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं, या ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारे एंजाइम्स बनते हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक बार ये सेल जी1 फेज को क्रॉस करके जी2 एस फेज में पहुंच गया, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा। देन द सेल हैज टू डिवाइड एंड द डिवीजन विल ओनली बी अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, दैट इज द इंटरनल फैक्टर। नाउ ये जो जीवन फेज होता है, इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज इन टाइम। मैंने आपको पहले बताया था बच्चे कि जीवन फेज टाइम को लेके बहुत वेरी करता है। 8 to 12 आवर्स लेता है इन अ टिपिकल 24 आवर साइकिल। और ये वेरी क्यों करता है? जितना अच्छा फूड इसको मिलेगा उतना जल्दी ये एस फेज में प्रोसीड करेगा। जितना लेट इसको फूड मिलेगा, जितना कम इसको फूड मिलेगा, उतना ही स्लो ग्रोथ ये करेगा। और ग्रोथ करने के बाद ही जो सेल साइकिल है वो प्रोसीड करेगा टू द एस फेज। सो सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज होता है इन टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये करता है, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज इट रिपेयर्स द डैमेज्ड डीएनए। ना इस कंसेप्ट को समझो बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, आप रेगुलरली सन में जाते हो, बिना सनस्क्रीन के जाओगे तो ज्यादा इस चीज का होना चांसेस इसके ज्यादा है कि आपकी बॉडी पे हार्मफुल यूवी इंफ्रारेड रेज आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हैं। चेंजेस इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर डीएनए, ठीक है, दिस इज योर डीएनए। नॉट डीएनए के अंदर कोई सडन चेंज आ जाए, ये देखो, ये कुछ सडन चेंजेस आ जाए जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? एनी सडन चेंज इन द डीएनए। तो सडन चेंजेस आ जाए जो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कैंसर क्रिएट कर दे या कोई और काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो अगर ऐसा सेल डिवाइड करेगा तो वो सेल भी तो कैंसर सेल ही बनाएगा, वो खुद भी कैंसर सेल बन जाएगा और आगे जाके भी वो एक कैंसर सेल ही बनाएगा। तो इस चीज को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल डीएनए हमारा
होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और अगर इसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन हो जाती है तो आगे जाके कैंसर होने के चांसेस हैं। तो क्या करेगा G1 फेज़, वो वापस से इस डीएनए को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर से जो म्यूटेशन हुई वाली जीन्स है उनको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड वंस इट गेट्स सैटिस्फाइड कि करेक्शन हो गई है, नाउ द सेल साइकिल विल प्रोसीड इनटू द एस फेज। अगर एक बार अनकरेक्टेड डीएनए एस फेज में चला गया, दोबारा से ये चीज करेक्शन नहीं हो पाएगी, G2 में भी जाके इतनी करेक्शन नहीं हो पाएगी, दो थोड़ा G2 फेज में भी करेक्शन होती है पर इतनी नहीं हो पाएगी, एंड हमारा म्यूटेटेड डीएनए की कॉपीज बनती जाएंगी। म्यूटेटेड डीएनए की कॉपीज बनेंगी, दैट मीन्स म्यूटेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, एंड म्यूटेशंस क्योर ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा ऑल अबाउट द G1 फेज। मोस्ट वेरिएबल फेज, डिपेंड्स अपॉन बोथ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्यों होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स, बिकॉज ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर एक्टिवली होती है, नॉट डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अंदर बच्चे अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है, ओनली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है, इसीलिए इस फेज को हम मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट इस चीज को हम पढ़ लेते हैं कि G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस चीज को समझो बच्चों कि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, so it is the gap, it is a phase, it is an interval between mitosis and DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. ये हमने चीज कर ली है कि डीएनए रेप्लिकेशन तो अगले फेज में होगी, इस फेज में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, चलो अब आ जाओ, हमारा अगला फेज आ गया, दैट इज द एस फेज। तो हम एस फेज को बना लेते हैं। तो एस फेज में मैंने आपको बताया था, ये हमारा एस फेज हो गया, ये हमारा G1 हो गया, ये G2 हो गया, और ये हमारा एम फेज हो गया। तो एस फेज में हम पढ़ते हैं कि डीएनए डुप्लीकेशन होती है ना। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इस सेल के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो कहां पे होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि कहां पे डीएनए डुप्लीकेशन होती है। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, दैट मीन्स इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ यूकैरियोटिक सेल, नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो डीएनए डुप्लीकेशन हो रही है, एंड इसके अलावा हमारे साइटोप्लाज्म में बच्चे एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इस तरीके से ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम। एनसीईआरटी में सेंट्रोजोम मेंशन नहीं है, इट इज सेंट्रियोल। समझो इस बात को, ये हमारी एक ऑर्गेनेली है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। और जब सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हो, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोजोम कहते हैं। तो चलो आप सेंट्रियोल ही कह लो, कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। यस, यहाँ पे इस सेंट्रोजोम की एक और कॉपी बन जाती है। कहाँ पे बनती है बच्चे? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड नॉट डिवाइड, कॉपी बना लेते हैं, डिवीजन नहीं कहेंगे इसको, हम कॉपी बना लेते हैं, ताकि कि जब दो न्यू डॉटर सेल्स बने तो उनके अंदर एक एक जाके ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट हो। ठीक है, और जब हम सेंट्रोजोम की बात करते हैं, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, नॉट इन द प्लांट सेल। बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने सेल चैप्टर में इसको करना है। जिन्होंने अभी तक सेल चैप्टर नहीं किया है वो करेंगे, जिन्होंने कर लिया है उनको पता होगा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनेलीज ऑफ एनिमल सेल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनेली होती है प्लांट सेल की। ठीक है, तो सेंट्रोजोम्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। नाउ एक चीज समझो कि जो हमारा डीएनए होता है, इट इज वेरी लॉन्ग, इट इज अ वेरी लॉन्ग थ्रेड। तो इतने छोटू से सेल के अंदर इतना लंबा डीएनए, अराउंड 3 to 5 मीटर्स का जो डीएनए होता है, उसको आप कैसे रखोगे? पैकिंग करके रखोगे। आपके पास एक थ्रेड की रील होती है, धागे की रील होती है,
वो इतना लंबा थ्रेड होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको रोल करते हो, पैक करते हो, एक रील बना लेते हो, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो डीएनए होता है, इट इज पैक्ड, ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। तो जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। सो हिस्टोन प्रोटीन्स डू डीएनए packaging. Actually they help in DNA packaging. So DNA के ऊपर ऐसे हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं और वो एक जैसे ऊन का गोला होता है ना, उसके अंदर ऐसे रैप कर देते हैं डीएनए को। तो अगर डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है तो डीएनए की पैकेजिंग, जो डुप्लीकेटेड डीएनए वो भी तो पैकेज फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो थोड़ा इतना लंबा थ्रेड ऐसे हमने इतना लंबा थ्रेड एक सेल के बाहर निकल रहा है ऐसे नहीं, वो भी डीएनए पैक्ड ही होगा। तो अगर डीएनए की डुप्लीकेशन होती है तो हिस्टोन प्रोटीन्स की भी डुप्लीकेशन होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी डुप्लीकेट ही करते हैं। तो तीन चीजें हमने इसमें पढ़ी है बच्चे, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स की डुप्लीकेशन होती है फॉर पैकेजिंग ऑफ द न्यू फॉर्म्ड डीएनए। जो न्यू कॉपी डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग के लिए हमारे हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस की जाती है। चलिए बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। नाउ सिंथेसिस or the S phase marks the period during which DNA synthesis or replication occurs. During this time the amount of DNA per cell doubles. तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है यहाँ पे डबल किया जाता है, ठीक है। अभी क्या ये चीज क्या है ये हम आगे जाके समझेंगे, इसको अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनिमल सेल्स के अंदर DNA duplication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है एंड डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स इन द न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो बच्चे विद दिस हम थोड़ा सा लास्ट फेज, लाइक टेक्निकली इट इज अ लास्ट फेज, बट इसके बाद एक और फेज आता है, तो हम G2 फेज पढ़ने वाले हैं ना। G2 फेज, अच्छा बच्चे एक चीज मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे G1 फेज में कि G1 फेज को हम क्या बोल सकते हैं। G1 फेज इज द पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है, कह सकते हैं क्योंकि माइटोसिस के बाद आ रहा है ये, ठीक है, माइटोसिस के बाद आ रहा है। या इसे हम प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि ये एस फेज से पहले आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इट इज नोन एज द प्री सिंथेटिक फेज। सिमिलरली G2 फेज को भी हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, और इट इज द प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। नाउ इस फेज के बाद माइटोसिस शुरू होने वाली है। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इज नाउ गोइंग टू बिगिन। तो उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में अभी भी जो सेल का साइज होता है, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू होती है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, दैट मींस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यू की जाती है टू एनलार्ज द साइज ऑफ द सेल, ठीक है। इस फेज के अंदर सेल जो होता है वो प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन। ना बच्चे सेल डिवीजन में ना देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ यू से ऑफ अ पार्ट नोन एज स्पिंडल। तो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए हमें एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज ट्यूबुलिन। तो ट्यूबुलिन की वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और स्पिंडल की वजह से माइटोसिस कंप्लीट होती है। तो प्रिपरेशन में ट्यूबुलिन की फॉर्मेशन की जाती है एंड इस फेज के अंदर आके सारी की सारी ऑर्गेनेलीज को डबल किया जाता है। जो भी पर सेल के अंदर जो जैसी ऑर्गेनेली होती है उसको डबल किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, इसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, तो हम इस चीज को अज्यूम कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डबल कर लेता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, ताकि कि ईच डॉटर सेल के अंदर एक एक माइटोकॉन्ड्रिया चला जाए। तो सेम सेल ऑर्गेनेलीज गेट डबल्ड इन दिस केस। सो दिस इज नोन एज द G2 phase, the gap 2 phase between the S phase and the M phase. It is the preparatory phase
so that the cell can do mitosis very nicely, easily या properly. ठीक है. Now अब हम एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस किस फेज में क्या क्या पढ़ रखा है. तो ये हमारा, हम एक सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो लेट्स डिवाइड इट. ठीक है. दिस इज द this is the M phase, this is the G1 phase, S phase and the G2 phase. अब इसकी डायरेक्शन भी बच्चों मार्क कर लो, इस डायरेक्शन में ये फेज चल रहा है. ठीक है. नाउ इस चीज को समझो. सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है? इट इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन. एक्चुअल सेल डिवीजन कौन से फेज में हो रहा है बच्चे? माइटोसिस में हो रहा है, जहां पे हमारे पास एक सेल से दो फर्दर न्यू डॉटर सेल्स बन रहे हैं. ठीक है. सो इट अकर्स इन द माइटोटिक फेज. ना जो हमारे जो न्यू सेल बने हैं, उन्होंने आगे फर्दर अब नेक्स्ट माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. तो प्रिपरेशन में डीएनए डुप्लीकेशन से पहले कम्स द G1 फेज. G1 फेज में हमने क्या पढ़ा था? यहां से अब ये फेज चला. ठीक है. सबसे पहले यहां से ग्रोथ, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ स्टार्ट्स. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ स्टार्ट्स. ग्रोथ के लिए क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की जाती है. ठीक है. ट्रांसलेशन की जाती है. सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जाती है. ठीक है. इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज अकॉर्डिंग टू द टाइम. most variable phase in time. It is under genetic, that is the internal factor, and external factor control. External factor control. ठीक है. एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं? फूड हो गया. ठीक है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट रेस्टिंग फेज, but it is, the cell here is metabolically active. Metabolically active. ठीक है. Okay. And it is the longest phase, longest time it takes to complete. ठीक है. All right. Now बात करते हैं S phase की. S phase के अंदर DNA duplication occurs. DNA duplication होती है. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होती है. ठीक है. कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि कौन सी चीज कहां पे होती है. एंड हिस्टोन की सिंथेसिस की जाती है. हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है G2 फेज. इट इज अगेन द प्रेपरेटरी फेज. प्रेपरेटरी फेज फॉर माइटोटिक फेज, फॉर माइटोसिस. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है? ट्यूबुलिन की सिंथेसिस की जाती है. ट्यूबुलिन सिंथेसिस की जाती है. अगेन G1 फेज में हम एक चीज लिखना भूल गए. डैमेज्ड डीएनए रिपेयर. ठीक है. और हमने इसके साथ साथ ये पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है, इट इज मोड ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर. ना एक टाइम के बाद आके आपकी हाइट बंद खत्म हो जाती है इंक्रीज होना. आप जिस हाइट पे पहुंच गए उसी हाइट पे पूरी जिंदगी स्टेबल रहते हो, लेकिन तब भी आपकी बॉडी में सेल डिवीजन चल रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो पुराने सेल्स मर रहे होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी न्यू सेल्स बन रहे होते हैं. ठीक है. तो रिपेयर चल रही होती है. ग्रोथ चाहे ना हो पर रिपेयर चलती रहती है. ठीक है. अब माइटोटिक फेज कितना होता था? अगर हम 24 आवर साइकिल की बात करें तो माइटोटिक फेज वाज अराउंड 1 आवर. ठीक है. एंड G1 फेज लास्टेड फॉर अराउंड 8 to 12 hours. ठीक है. S phase lasted for around 6 to 8 hours, and लास्ट में G2 phase lasted for around 3 to 4. ठीक है. G1 प्लस S phase प्लस G2 phase टुगेदर क्या होते हैं? इंटरफेस होते हैं. क्या होते हैं? इंटरफेस होते हैं.
स्लो आ रहा है। ऑलराइट, इस चीज को समझे बच्चे, सेल साइकिल को समझे कि डिटेल डायग्राम आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। नाउ कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं, कभी कभी नहीं, वैसे कुछ कुछ ऑर्गन के ऐसे सेल्स होते हैं जो थोड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। तो क्या वो स्पेशलाइज्ड सेल्स डिवाइड करते हैं, क्या वो परमानेंट सेल्स डिवाइड करते हैं? अब फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करने जाते हो, आप हाइब्रिड मोड पे जॉब करते हो, कहीं आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, तो आप अपने इंस्टीट्यूशंस को इजीली स्विच कर सकते हो। तो यही अगर आप एक परमानेंट जॉब पे हो, तो क्या आप इजीली अपने इंस्टीट्यूशंस को स्विच कर सकते हो? नहीं। आपको उसी इंस्टीट्यूशन के लिए एक रिसाइडिंग फैक्टर का काम करना पड़ता है, आपको परमानेंसी मिलती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे सेल्स में होता है, ठीक है। नो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल साइकिल आया, जिसके बारे में अभी मैं टिपिकली G1 फेज की बात करने लगी हूँ। G1 फेज है, S फेज है, M फेज है और G2 फेज है। आई थिंक सो अब तक आपको फेजेस की डायरेक्शन भी याद हो गई होगी कि M फेज के बाद सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 आता है। या अगर आप G1 फेज से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा और फिर M फेज आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कि ऑर्डर बताओ कि कौन से फेजेस होते हैं। और ये भी याद था बच्चे कि सेल साइकिल में कोई स्पेसिफिक फेज नहीं होता है, ये फेज हमने डिवाइड किए हुए हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। नाउ G1 फेज में एक सेल आया, ठीक है, उसने ग्रोथ भी कर ली, बट अब उसके पास दो तरीके हैं, ठीक है। अब इस चीज को वैसे समझ लो कि आप सपोज करो डॉक्टर बन गए हो, ऐसे पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती रहूंगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डॉक्टर बन जाओगे अगर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी रखोगे, ठीक है। अब आप अगर डॉक्टर बन गए, आपने एमडी कर ली, ठीक है, अब उसके बाद आप हो सकता है कि जॉब में चले जाओ, ठीक है, एमडीएमएस करके आप जॉब में चले जाओ, आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करो, जनरल काम करो, ठीक है, जो डॉक्टर करते हैं, एमओ बन जाओ एक्सेट्रा। या फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए चले जाओ। जो सुपर स्पेशलाइजेशन होती है ना, वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को टारगेट करती है, लाइक हार्ट स्पेशलिज्म कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। स्टमक के हो गए, आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके स्पेशलिस्ट को हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाती है। इससे पहले सब कुछ जनरल काम हो रहा होता है, ठीक है, आप किसी भी चीज में स्विच करके कुछ भी तरीके से जनरल मेडिसिन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जो सेल G1 फेज में आया उसने ग्रोथ कर ली, लेकिन ग्रोथ करने के बाद उसके पास बच्चे दो वेज होते हैं, या वो एंटर कर जाए इनटू एस फेज, ठीक है। एस फेज में एंटर करने के बाद वो सेल साइकिल को कंप्लीट कर दे, ठीक है, डिवाइड कर दे, सेल साइकिल कंप्लीट कर दे। या फिर वो सेल ना एंटर हो एस फेज में, लेकिन परमानेंट हो जाए। परमानेंट का मतलब होता है डिफरेंशिएट हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। डिफरेंशिएट का मतलब है सुपर स्पेशलाइजेशन कर ले कि अब मेरी पूरी जिंदगी मैं इसी ऑर्गन में इसी के सेल का बन के रह जाऊंगा, फर्दर डिवाइड नहीं करूंगा, इसी के लिए पूरी जिंदगी के लिए अपना सेवा करूंगा, अपना काम करूंगा। इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। ना इस डिफरेंशिएशन के लिए ना कहीं कई कई लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो जी नॉट फेज के सेल्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, वो परमानेंटली जी नॉट फेज के सेल्स भी नहीं होते, क्योंकि अगर कोई सेल डिफरेंशिएट कर जाता है तो टेक्निकली उसे वापस से एस फेज में एंटर नहीं होना चाहिए। पर चलो हम कंडीशन लेते हैं कि परमानेंट सेल्स भी दो तरह के होते हैं, एक जो कट्टर होते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट होते हैं कि हम जी नॉट फेज से बाहर नहीं आएंगे या फिर हम वापस से एस फेज में एंटर नहीं करेंगे, और एक परमानेंट सेल्स होते हैं कि चल कोई बात नहीं यार, मन नहीं लग रहा इस ऑर्गन में, चलो दूसरे ऑर्गन के किसी सेल के तरह डिफरेंशिएशन हटा के हम दूसरे तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सेल्स क्या करते हैं, डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं, अपने आप को डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होता कैसे है, अब हम इस चीज को समझेंगे, कैसे कोई सेल अपना एस फेज छोड़ के डिफरेंशिएशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल आएगा G1 फेज में,
वो सेल साइकिल को कर जाएगा एग्जिट। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग जाएगा, नहीं, वो ना एक परमानेंट रेस्टिंग फेज में चला जाएगा कि बाबूजी ना हम डिवाइड करेंगे ना हम ग्रो करेंगे, हम बस ऐसे बैठे रहेंगे, लेकिन हम मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। हम मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे और हम तब वापस आएंगे जब बॉडी को हमारी रिक्वायरमेंट होगी। दे विल बी कॉल्ड अपॉन बैक to the S phase to enter the cell cycle if the body requires them to do so। ठीक है, सो एग्जिट करके ये चले जाएंगे एक ऐसे रेस्टिंग फेज में जिसे हम जी नॉट फेज कहते हैं। जी नॉट फेज को हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्विसेंट स्टेज मतलब रेस्टिंग स्टेज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेस्टिंग फेज, जिसके अंदर सेल ना तो ग्रोथ करेगा, नो, ना ही डिवाइड करेगा, नो नो, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है उसका खाना पीना पानी वगैरह सब चालू है, ठीक है। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन ग्रोथ नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, एस फेज के अंदर एंटर नहीं करेगा। और ये जो जी नॉट फेज होता है इट कम्स आफ्टर द एंड ऑफ एम फेज। यहां से एक नया हमारा डॉटर सेल बना, वो इस साइकिल के अंदर एंटर तो हुआ लेकिन एस फेज के अंदर एंटर नहीं हुआ। कहां चला गया? एग्जिट करके जी नॉट फेज में चला गया। जी नॉट फेज को हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। ये जो सेल होता है एक रेजर्वॉयर सेल की तरह काम करता है कि जब कोई और सेल ना मिले, इसकी जरूरत पड़ जाए, आओ फटाफट एक्टिवली इसको डिवाइड करके हम जहां पे हमारी खाना पूर्ति है, जहां पे हमारे रिक्वायरमेंट है, जिस टिश्यू को हमने रिपेयर करना है, वहां पे जाके हम इसको रिपेयर करते हैं। तो रेजर्वॉयर सेल की तरह काम करता है। सेल लिविंग होता है, यस, द सेल इज लिविंग and it is metabolically active but it will not grow, not even divide। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी नॉट फेज और जी1 फेज में क्या डिफरेंस है, तो जी1 फेज में ग्रोथ होती है बच्चे, जी1 फेज में ग्रोथ होती है, लेकिन जी नॉट फेज में ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के अंदर जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। दिस इज द जी नॉट फेज। क्वेश्चन आ गया था नीट के अंदर कि जी नॉट फेज कम्स एट द एंड ऑफ विच फेज, एम फेज और जी1 फेज या एस फेज, तो आप लिखोगे इट कम्स एट द एंड ऑफ एम फेज। ठीक है, क्योंकि एम फेज के बाद ही जी1 फेज में वो चलेगा, लेकिन जी1 फेज कंप्लीट करके एस फेज में एंटर नहीं होगा, इट विल एंटर इनटू अ डिफरेंट स्टेज नोन एज द जी नॉट फेज। तो जी नॉट फेज को बच्चे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो ऐसे हम जी नॉट फेज में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज, इट इज द resting phase, it will not complete the rest of the interphase and go into the mitotic phase। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स ले लो, न्यूरॉन्स ले लो, हमारे ये डिवीजन नहीं करते हैं, ये परमानेंट रेजिडेंसी करके सेल्स एज इट इज रह जाते हैं, ये सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 5 प्रॉपर आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो जाता है, उसके बाद आपका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई सेल्स आपके एक्टिवली नहीं बनते। विद द टाइम ये न्यूरॉन्स डैमेज होते रहते हैं लेकिन उनकी रिपेयर नहीं होती है, न्यू सेल्स उनकी जगह नहीं लेते हैं, एंड देयरफॉर यू गेट dementia, that is your memory weakens। ठीक है, and many other cells divide otherwise occasionally as they are needed to replace the cells। तो ये जो cells होते हैं they are known as the reservoir cells, जब they are called upon to do so, to divide। These cells they do not divide or they do not enter into the S phase, but they exit the G1 phase to enter in an inactive stage known as the quiescent stage। ये जो स्टेज है दिस इज इनएक्टिव स्टेज। अब आप कहोगे मैम आपने तो भी कहा था मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो बात समझो, एक्टिव स्टेज कौन सी होती है? जो डिवाइडिंग हो, ठीक है, जो सेल डिवाइड करे वो एक्टिव स्टेज होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा इनएक्टिव स्टेज क्योंकि ये सेल ना ग्रो कर रहा है ना डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनएक्टिव है, लेकिन इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, रिस्पायर कर रहा है, लिविंग है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो इस चीज के डिफरेंस को आप समझो। Cells in this stage they are metabolically active but no longer proliferate, means they do not divide, and they do so when it depends upon the requirement of the organism। ठीक है,
ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, जो हमने पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए को समझने के लिए बच्चे पहले आपको थोड़ी चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो हमारा डीएनए होता है ना, वो ऐसे दिखता है, ठीक है, इट लुक्स समवट लाइक दिस। लेकिन हमारा जो डीएनए जब एक न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है ना, इट इज प्रेजेंट इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। सो कुछ ऐसा सा कंडेंस्ड फॉर्म में हमारा डीएनए ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। और अगर हम इसे और कंडेंस फॉर्म में कहें, जो कि हम माइटोसिस में कहने वाले हैं, इट फॉर्म्स, इट इज going to appear in the form of a body, form a structure, x shaped structure, this is known as chromosome। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, this is the DNA, this is the chromatin, ठीक है, एंड दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कैसे बनता है बच्चे? वह डीएनए के साथ कुछ ऐसे हिस्टोन्स अटैच हो जाएं जो डीएनए को थोड़ा कंडेंस फॉर्म में कर दे, थोड़ा पैकेज फॉर्म में कर दे, तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा इंटरफेज होता है ना बच्चे, दैट इज G1, S phase एंड G2 phase, इन तीनों phases के अंदर वी सी द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, वी सी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। लेकिन जो हमारा M phase होता है, जो हमारा M phase होता है, that is going to be seen, the DNA is going to be seen in the form of chromosome, in the form of chromosome। One second, हेलो, हाँ जी नित्या। हाँ जी, सो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम दिखता है। तो अगर मैं मार्क करूं ऐसे, दिस इज द एम फेज, एस फेज, G1 फेज एंड G2 फेज, और ये हमारा था G0 फेज, ठीक है। ओके, सो एम फेज के अंदर ओनली एंड ओनली हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे विजिबल होते हैं, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। रेस्ट ऑल द फेजेस के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए ऐसे क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। नाउ जब डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि एम फेज से सेल चला, एम फेज में जो सेल था वो डुप्लीकेट उसका डीएनए नहीं किया, अभी तो उसने डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम जब क्रोमैटिन को रिप्रेजेंट करते हैं, द अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन, अमाउंट ऑफ chromatin in different phases, in G1 phase especially, it is given by the term 2C। It is going to be आप कह सकते हो कि इसको हम शो करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ 2C, ठीक है, इसको हम डिनोट देते हैं 2C। तो यहाँ पे जो ये मेरा क्रोमैटिन है बच्चे, इसका अमाउंट क्या है, 2C, दिस इज 2C, ठीक है। सो यहाँ से जो सेल चला और यहां तक जो सेल आया, इसका अमाउंट कितना था, 2C, अमाउंट कितना था, 2C, ठीक है। नाउ इस एस फेस के अंदर हमारा जो डीएनए है वो डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ये लो, हम यहाँ पे कुछ ऐसे बनाएंगे, ये हमारा था डीएनए, और ये जो है डुप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो गई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, यहां से स्टार्ट हुई है, और कंप्लीट कहां से होगी, यहाँ पे आते थे इसकी डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से कंटेंट चला 2C, लेकिन जब यहां पे आया तो 2C का डबल कितना होता है, 4C, कितना होता है, 4C। तो हमारा जो डीएनए का कंटेंट था वो G1 फेज से जब स्टार्ट, जो S फेज जब स्टार्टिंग थी तो 2C था, लेकिन S फेज की जब एंडिंग थी तो 4C हो गया, ठीक है। ओके, देन उसके बाद यहां से सेल आगे गया, से ये कलर ले लेते हैं, यहां से सेल आगे गया और यहां तक जब पहुंचा तो इसका अमाउंट उतना ही रहा, कितना, 4C, ठीक है। इतना कितना अमाउंट रहा, 4C, क्योंकि अब तो डीएनए डुप्लीकेशन हो ही नहीं रही है, डीएनए डुप्लीकेशन जितनी होती है वो एस फेज में होनी थी, ठीक है। उसके बाद जब माइटोसिस हुई और माइटोसिस में दो सेल्स हमारे बने, तो जो हमारा कंटेंट था स्टार्टिंग ऑफ द माइटोसिस वो 4C था, लेकिन एट द एंड आते आते कितना रह गया, 2C, 2C पर सेल कितना रह गया, 2C, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख देती हूँ। नंबर वन, हाँ, नंबर वन,
G1 एंड G2 फेज में कंटेंट ऑफ डीएनए या फिर कह सकते हो अमाउंट ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट। ठीक है, G1 फेज में कितना होता है 2C, G2 फेज में कितना होता है 4C, और इन दोनों के बीच में क्या होता है S फेज। ठीक है, S फेज में डुप्लीकेशन हुई, 2C से 4C हो गया, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पूरे G1 में 2C रहेगा, पूरे G2 में 4C रहेगा। नंबर 2, S फेज में एंड M फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है, चेंज या वेरिएबल होता है। कैसे? एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है 4C, 2C से 4C हो जाता है, और एम फेज में 2C से ये 4C हो जाता है, और एम फेज में 4C से 2C हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नेम द फेज which is a part of interphase जिसमें amount of DNA is variable, then you will write S phase। और अगर इंटरफेस मेंशन किया गया है, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ DNA remains constant in G1 and G2। ठीक है, यही चीज मैंने आपको समझाई है कि G1 and G2 में the amount of DNA is constant, it is constant here also and here also। लेकिन कहाँ वेरिएबल होता है? यहाँ वेरिएबल होता है। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, तो ओके, तो ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड पे हम ले लेते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। इस यहाँ पे हम अमाउंट लेते हैं, ये हम 2C ले लेते हैं, यहाँ पे हम 4C ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड हम फेजेस ले लेते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो ये हमारा G1 फेज आ गया, ये हमारा S फेज आ गया, ये हमारा G2 फेज आ गया, और ये हमारा M फेज आ गया। ठीक है, ना इस चीज को समझो। सबसे पहले G1 फेज में कितना होता है अमाउंट, दैट इज 2C, 2C अमाउंट रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो S फेज है उसमें अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, कितना आ जाता है उसके अंदर अमाउंट, 2C से 4C पहुंच जाता है ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद G2 फेज में कितना अमाउंट हो जाता है हमारा, G2 फेज में हमारा अमाउंट कांस्टेंट रहता है ऐसे, दैट इज 4C। ठीक है, एंड उसके बाद M फेज में हमारा से अगली हमारा फिर से अमाउंट जो है डीएनए का वो चेंज हो जाता है टू 2C। ठीक है, सो ऐसे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे अमाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कहाँ पे अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये रहा, यहाँ पे पीछे था हमारा। हाँ, ठीक है, सो रीड करते हैं। इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C इन द S फेज। However, there is no increase in the chromosome number। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, there is no increase in the chromosome number। इस चीज को समझने के लिए बच्चे, ओके, आ जाओ अभी तक प्लॉइडी के ऊपर आ जाओ। नाउ व्हाट इज प्लॉइडी? अब बच्चे आपके पास ह्यूमन के अंदर दे आर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, ह्यूमंस के अंदर दे आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पर ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना बच्चे, दे आर अरेंज्ड इन पेयर्स, दे आर अरेंज्ड इन पेयर्स। तो अगर 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन ईच सेल, तो हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर? पेयर्स के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो देयर विल बी 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जो पेयर्स होते हैं ना बच्चे, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ये देखो आप, कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पेयर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, या पेयर्स ऐसे भी दिखते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रोमैटिड्स। व्हाट आर दीज? क्रोमैटिड्स। दो होंगे तो इसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कह देंगे, सिंगल होगा तो इसे हम क्रोमैटिड कह देंगे। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर मैंने आपको बताया
कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं लेकिन क्रोमोसोम क्या है, 1 ही है, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंटर से आपस में ज्वाइंट होते हैं यहाँ से, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पर वो अरेंज होते हैं पेयर्स में, 23 कपल्स में। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स की मैं जब बात करती हूँ तो ये 1 क्रोमोसोम हो गया, ऐसे और हो जाएंगे, ऐसे कितने हो जाएंगे, 23 टोटल और हो जाएंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो इसे हम टोटल कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम हमारे पास, 46। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम्स पेयर में ना प्रेजेंट हो, सिंगल सिंगल प्रेजेंट हो, तो उसे हम एन लिखते हैं। ये वन साइड जो है वो एन है, दिस इज एन। ठीक है, क्योंकि हर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। ना फॉर एग्जांपल एक कपल है, एक छोड़ के चली गई तो वो सिंगल रह गया। ठीक है, तो ऐसे ही सोच लो कि उसका पार्टनर क्रोमोसोम छोड़ के चला गया, तो अब जो एक क्रोमोसोम है वो एन हो जाएगा। तो एन कितना होता है, 23। 23, क्योंकि हमारे पास 23 पेयर्स थे, पेयर में से हर पेयर में से एक एक छोड़ के चला गया, तो एन कितना हो गया, 23। पर अगर मैं लिखूं 2n, क्या हो गया, 2n का मतलब पेयर वापस आ गया, कपल में पार्टनर वापस आ गया, तो 2n का क्या हो जाएगा नंबर, 40। ये होती है प्लॉइडी, ये होती है ह्यूमंस के अंदर प्लॉइडी। वी आर डिप्लॉइड, 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, क्योंकि प्लॉइडी क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन n को क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड, क्योंकि प्लॉइडी क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि हर क्रोमोसोम की एक कॉपी हो गई, उसका पार्टनर क्रोमोसोम था ही नहीं। ठीक है, जो पार्टनर क्रोमोसोम होता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम से बच्चे आगे जाके आपने इस चीज को सबको पढ़ना है, जेनेटिक्स में आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, एंड लोगस का मतलब होता है लोकस, मतलब सेम लोकेशन। अब इस चीज को समझो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे आपने 2 बनाई थी, यहाँ पे आपने एक सिंगल बनाई, तो ऐसे भी हमें दिखती हैं, जब हम इन क्रोमोसोम को सेंटर से डिवाइड कर दे तो हमें ऐसे सिंगल सिंगल क्रोमैटिड दिखती है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स फॉर एग्जांपल हाइट को गवर्न करते हैं। तो हाइट 2 तरह की हो सकती है, टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक क्रोमोसोम पे मेरी हाइट का जीन है कैपिटल टी, तो मेरे पास सेम उसकी कॉपी, सेम उसका पेयर प्रेजेंट होगा, जिसके ऊपर दूसरी हाइट की दूसरी हाइट की अलील पड़ी होगी, जिसे हम स्मॉल टी या कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। हाइट की अलील कोई भी हो सकती है। सो एक जीन है, ठीक है, उसकी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिसे हम अलील्स कहते हैं। ये दोनों अलील सेपरेटली 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स में होती है, पर वो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जिस लोकेशन पे ये वाली अलील पड़ी होगी, इसकी पार्टनर अलील भी उसी लोकेशन पे पर दूसरे क्रोमोसोम पे पड़ी होगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम ये पापा से आता है, एक क्रोमोसोम मम्मा से आता है, तो दोनों पेयर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जिसके पास 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं, जिसके पास सिंगल कॉपी होती है उसके हम एप्लॉइड कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो गए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, वी आर 2n, वी आर नॉट n, वी आर 2n। ठीक है, अब आ जाओ प्लॉइडी के ऊपर। ठीक है ना बच्चे, मैंने आपको एक चीज समझाई है कि G1 फेज से G2 फेज में आते आते नंबर जो होता है, डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होता, क्रोमोसोम का अमाउंट नहीं बढ़ता। अगर मेरे पास ईच सेल में 46 है, तो मेरे पास वो जो होंगे 46 का डबल कितना कर लो, 46 इंटू 2 कर लो, तो 12 2 4 8 92, तो मेरे पास 92 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, मेरे पास क्रोमोसोम्स 46 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। अब डबलिंग होती कैसे है ना, यहाँ पे मैं बनाती हूँ डीएनए ऐसे। ठीक है, ये डीएनए बना, ये डीएनए बना, क्रोमैटिन बना। ठीक है, यहां से डबलिंग होनी शुरू हुई। ठीक है, यहां से डबलिंग होनी शुरू हुई और यहां तक आते आते 4C से, सॉरी 2C से 4C बन गया। ठीक है, लेकिन मैं उसे शो कैसे करूंगी इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले तो बच्चे G1 S और G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं,
बट हम क्रोमोसोम्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनको डिवाइड करना आसान होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स क्यों बनते हैं? डिवाइड करने के लिए। अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत लंबी सी धागा है, आप उसको सेंटर से डिवाइड करना चाहोगे तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसे एक बॉल बना के सेंटर से कट कर दो तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। हमें भी माइटोसिस में इन क्रोमोसोम्स को 2 हाफ्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिवीजन ईजिली हो सके तो हम क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम सिर्फ आपको पूरे 24 आवर के साइकिल में सिर्फ 1 घंटा ही दिखते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज। पर चलो हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, ठीक है? नाउ जब डीएनए डबल हुआ बच्चे, तो ये डीएनए ऐसे क्रोमोसोम से ऐसे क्रोमोसोम में दिख गया, ठीक है? डीएनए के अंदर जब डीएनए डबल होता है तो क्रोमोसोम डबल नहीं होता, क्रोमोसोम हर क्रोमोसोम की एक आर्म डबल हो जाती है, ठीक है? पहले क्रोमोसोम सपोज कर मैं एक क्रोमोसोम मेरे पास 1 आर्म थी, लेकिन जब मैंने डबल किया तो मेरे साथ दूसरी आर्म भी जुड़ गई। समझ रहे हो बात को? पर मैं कितनी रही? क्या मैं डबल हो गई? नहीं, मैं उतनी की उतनी ही क्रोमोसोम रही हूँ, बस मेरे पास 2 आर्म्स आ गई। पहले 1 आर्म थी, ये ब्लू वाली की 1 आर्म थी, अब ब्लू वाली की 2 आर्म्स हो गई, ठीक है? सो ये 1 आर्म 2C शो करती है और ये 2 आर्म्स 2C इंडिविजुअल शो करती हैं, बट बिकॉज ये एक ही क्रोमोसोमल बॉडी पे है जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई, दैट इज अ क्रोमोसोमल बॉडी समझ लो, ठीक है? उससे ये दोनों आर्म्स जुड़ी हुई हैं तो 2C मिला के 4C बना देती है। तो ऐसे में हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए जरूर डबल हुआ, लेकिन क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ? नहीं। ऐसे हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स वी आर डिप्लॉयड, ठीक है? दैट मीन्स वी आर 2n। तो क्या वो 2n से 4n हो गया? नहीं, वो 2n का 2n ही रहा, बट वो 4C जरूर हो गया 2C से, ठीक है? अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम इधर है तो इधर भी हमारे पास 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, बस उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है? आप समझ लो इस बात को। आपके पास 46 ग्लासेस हैं जो हाफ वाटर से फिल है, लेकिन जब आप एस फेज के एंड पे आते हो तो वो पूरा पूरा फिल हो जाते हैं। तो क्या ग्लासेस 46 से 92 हो गए? नहीं, वो 46 के 46 ही रहे, बस उनके अंदर का जो कंटेंट था, जो पानी का अमाउंट था वो डबल हो गया। इसलिए क्रोमैटिन डबल होता है बट क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते हैं, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट क्रोमैटिन गेट्स डबल्ड बट नॉट द क्रोमोसोम। समझ आई इतनी बात? आई होप आपको ये टॉपिक सारा समझ आया है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, एन क्या होता है, 2n क्या होता है। एन में 1 कॉपी होती है ईच क्रोमोसोम की, 2n में 2 कॉपीज होती हैं ईच क्रोमोसोम की। अब यहाँ पे है तो ये सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, पर इसकी कॉपी नहीं बन रही है बच्चे, इसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स 2 बन रहे हैं, इसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स 2 बन रहे हैं। अमाउंट डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा, क्रोमोसोम की अपनी कॉपी नहीं बन रही है, जो उसकी एक सिस्टर क्रोमैटिड था उसकी कॉपी बन के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन, सिर्फ फर्क इतना ही है, ठीक है? आई होप आपको कोई डाउट ना हो। इन केस कोई डाउट हुआ तो ऑलवेज देयर विल बी स्पेस इन द कमेंट सेक्शन में आप करो, मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। एंड बच्चों आज नहीं तो कल सुबह तक मैं इस टॉपिक के रिलेटेड सारे के सारे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है द बायोलॉजी बेंच ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। सारे डीपीपीस इस टॉपिक से रिलेटेड सारे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ मैं आज या कल सुबह टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। डू सब्सक्राइब इट एंड टिल देन बाय बाय।